तो फ्रेंड्स इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑन मेटल फॉर्मिंग। तो ये सारी चीजें मतलब बेसिकली तो मैं सच्ची बताऊं सम अप करूंगा, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। 3 चीजों का इफेक्ट है जो हम इस सेशन के अंदर स्टडी करने वाले हैं। एक है टेम्परेचर का असर, दूसरा है स्ट्रेन रेट का असर और तीसरा है फ्रिक्शन का असर मेटल फॉर्मिंग के ऊपर। तो टेम्परेचर का असर हम सभी जानते हैं, काफी डिटेल में हमने इस चीज को स्टडी किया है। अगर आप एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर अगर आप मेटल फॉर्मिंग को अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो मेटल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर मटेरियल की अगर स्ट्रेंथ कम हो गई, सपोज कीजिए अगर उसकी यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू को डिक्रीज कर गई है एलिवेटेड टेम्परेचर होने की वजह से, ऐसे में आप कम लोड लगाकर कम फोर्सेस लगाकर आप उसे डिफॉर्म कर पाओगे। मतलब आपने भी देखा होगा अगर आपने लोहार वगैरह, मतलब हमारे यहाँ पे लोहार बोलते हैं, ठीक है, जो ब्लैक स्मिथ होता है, ठीक है, जैसे सड़क पे बेसिकली मेटल को डिफॉर्म कर रहा है वो, तो वो उसे कोयले में पहले गर्म करेगा, वो रेड हॉट हो जाएगा। तो जब वो हॉट हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, तेज गर्म हो जाएगा, फिर वो उसे मोड़ेगा, बिकॉज ही नोज कि अगर वो उसे ठंडे को ही मोड़े तो ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड रहेगी, गर्म करके मोड़े तो कम फोर्स रिक्वायर्ड रहेगी, बिकॉज मटेरियल इट विल बी रिलेटिवली सॉफ्टर। ठीक है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, उसकी हार्डनेस डिक्रीज कर जाएगी। समझ आए? तो ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आप किसी चीज को डिफॉर्म करते हो तो कम फोर्सेस रिक्वायर्ड रहती है। बेसिकली होता ये कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये है हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो सपोज कीजिए नॉर्मल केस में अगर ग्राफ अगर इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, तो जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ इस तरह से मिलेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो क्लियरली इसमें नजर आ रहा है कि एक तो जो मटेरियल की स्ट्रेंथ वैल्यूज हैं वो कम हो रही है, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है, मोटे मोटे तौर पे हम ये कहते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ से पहले की जो डिफॉर्मेशन है दैट इज इलास्टिक इन नेचर, यील्ड स्ट्रेंथ के बाद की जो डिफॉर्मेशन है दैट इज प्लास्टिक इन नेचर, दैट इज परमानेंट इन नेचर। मोटे मोटे तौर पे रफली हम ये चीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रेंथ वैल्यूज ग्राफ नजर आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जल्दी आपको कम लोड पे कम स्ट्रेसेस पे ही आपको परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपको कम फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहे? एक और भी चीज अगर आप गौर करो, ठीक है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू इलास्टिसिटी। ठीक है, ये बेसिकली जो ये यंग्स मॉडुलस है ये क्या है, दिस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ दिस कर्व। ठीक है, तो अगर आप देखो यहां पर टेम्परेचर ये बेसिकली क्या है, इस तरफ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप गौर करो तो यहां पर स्लोप ज्यादा है, यहां पर स्लोप कम है, यहां पर स्लोप और भी कम है। ये चीज आपको क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी जैसे जैसे आप उसे गर्म कर रहे हो, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी क्या है, डिक्रीज कर रही है। तो अब आपने मतलब क्या चीज आपको मतलब ध्यान रखनी है, ज्यादा टेम्परेचर पे मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ लूज करता है, जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती है, उसकी हार्डनेस मटेरियल की वो डिक्रीज करती है, उसका जो यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसकी वैल्यू भी डिक्रीज करती है। ज्यादा टेम्परेचर पर उसकी डक्टिलिटी बढ़ती है, इट बिकम्स मोर डक्टाइल। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है मैंने आपको बताया था, डक्टिलिटी नापने के मतलब मापदंड मैंने आपको बताए थे। ठीक है, बेसिकली चेंज इन जो मतलब डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है, उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू ओरिजिनल एरिया, हम कंपेयर करते हैं। फॉर्मूला डक्टिलिटी वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको पहले सारा समझाया था। ठीक है, तो जो चीज ज्यादा डक्टाइल है उसको आप ज्यादा चेंज कर सकते हो, ज्यादा उसको आप चेंज कर सकते हो, उसके जो डायमेंशन आप उसे ज्यादा चेंज कर पाओगे फ्रैक्चर होने से पहले। ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर में डक्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो यही रीजन है, अगर आप रूम टेम्परेचर पे अगर आप चीजों को वर्क कर रहे हो तो आपको मतलब काफी स्टेजेस के अंदर वर्क करना पड़ता है, पहले थोड़ा डिफॉर्म किया फिर थोड़ा डिफॉर्म किया। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पे अगर मेटल वर्किंग अगर आप कर रहे हो, मेटल फॉर्मिंग अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पे कर रहे हो तो आपको ज्यादा रिडक्शंस मिलते हैं, आप किसी चीज को ज्यादा डिफॉर्म कर सकते हो बिना उससे फ्रैक्चर किए, बिना उसे तोड़े। समझ आ रहे हैं यहां तक? क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है, तो डक्टिलिटी बढ़ेगी। एक और भी चीज, क्या टफनेस मटेरियल की ज्यादा टेम्परेचर पर बढ़ती है। ठीक है, टफनेस समझते हो, दिस इज द बेसिकली द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मटेरियल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है टूटने से पहले। मतलब स्ट्रेन एनर्जी जब हम पढ़ते हैं
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर तो हम बात करते हैं वो रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस वगैरह। उसके अंदर बेसिकली टफनेस क्या है, इस स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व के नीचे का एरिया, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इस कर्व के नीचे का एरिया, ठीक है, कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो टूटने से पहले अपने अंदर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, सो दैट्स टफनेस। तो ज्यादा टेम्परेचर पे जब आप वर्क करते हो तो जो टफनेस है मटेरियल की वो भी इंक्रीज करती है, कर्व के नीचे का एरिया भी इंक्रीज करता है। यहां तक समझ आया आपको? ठीक है। तो अगला जो पैरामीटर हमने टेम्परेचर का असर हमने रिवाइज किया है, मेटल फॉर्मिंग पे क्या असर रहता है। अब आइए बात करते हैं स्ट्रेन रेट की। स्ट्रेन रेट ये बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेन रेट मैंने आपको बताया था कि रूम टेम्परेचर पे स्ट्रेन रेट का कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता, मतलब मेटल फॉर्मिंग के ऊपर, ठीक है। पर जब आप रूम टेम्परेचर पे स्ट्रेन रेट का कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। पर जब आप ज्यादा टेम्परेचर पे मेटल फॉर्मिंग करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर्स पर, ऐसे में स्ट्रेन रेट की किस रेट पे आप चीज को डिफॉर्म कर रहे हो। याद है वो कौन सा एग्जांपल मैंने लिया था ये टॉपिक आपको समझाने के लिए, बैलून वाला और एयर बैग वाला। एयर बैग है और एक बैलून है, बैलून हम फुलाते हैं, धीरे धीरे करके फुला रहे हैं। एयर बैग है वो एकदम से फूल जाता है, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए बैलून को, मतलब एयर बैग है और बैलून है, दोनों सेम वॉल्यूम का इंक्रीज आ रहा है, इनिशियल साइज सेम है, फाइनल साइज सेम है। फर्क कहां पे आ रहा है, बैलून को आप धीरे धीरे फुला रहे हैं, स्ट्रेन रेट कम है, ठीक है, पर सेकेंड जो आप उसके अंदर चेंज लेके आ रहे हो, जो स्ट्रेन है पर सेकेंड वो कम है। एयरबैग के अंदर स्ट्रेन रेट बहुत ज्यादा है, एकदम से उसका साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका फर्क जो स्ट्रेन रेट है कि आप डिफॉर्मेशन कितनी फास्ट कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पे इसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता, पर ज्यादा टेम्परेचर्स पे ये अपना असर दिखाता है, ठीक है। क्या, ज्यादा स्ट्रेन रेट पर जब आप काम करते हो तो मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा स्ट्रेन रेट पर जब आप काम करते हो तो मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। मतलब ये सारे ग्राफ भी आपको याद होगा हमने बनाए थे, ठीक है। लॉग कर्व के ऊपर हमने ड्रॉ किया था ये ग्राफ, ठीक है ना। लॉग पे याद है आपको, लॉग पे स्ट्रेट लाइन बनती है। मैंने आपको बताया था इक्वेशन भी वही रहती है। इक्वेशन जैसे इसकी थी, स्ट्रेस इज इक्वल टू, इट वाज आई थिंक सी स्ट्रेन रेट रेज टू पावर m। सी कांस्टेंट है, ठीक है। क्या था ये, दैट वाज स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट, ये अलग है, ठीक है। वो जो दूसरे वाला था उससे अलग है इक्वेशन, जो हमारी वो स्ट्रेन हार्डनिंग वाली जो इक्वेशन होती है उससे अलग है, ठीक है। ये है स्ट्रेन रेट एंड दिस इज स्ट्रेन रेट हार्डनिंग एक्सपोनेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वैसे तो कर्व आएगा, नॉर्मल ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, पर अगर आप लॉग पे अगर ड्रॉ करोगे देन इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये देख रहे हो ये ग्राफ, यहां पर क्या है स्ट्रेस, यहां पर है स्ट्रेन रेट, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया था, इस तरफ टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ये चीज, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। अब m क्या है, व्हाट इज दिस m, स्ट्रेन रेट हार्डनिंग एक्सपोनेंट m, ठीक है। ये बेसिकली इस कर्व का स्लोप है, ठीक है। और ये स्लोप क्लियरली रूम टेम्परेचर पे ये स्लोप ऑलमोस्ट जीरो होता है, और जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो इस स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। मतलब रूम टेम्परेचर पे स्ट्रेन रेट की कोई ज्यादा सेंसिटिविटी है नहीं, ठीक है। मतलब कम रेट पे डिफॉर्म करो, ज्यादा रेट पे डिफॉर्म करो, स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आप डिफॉर्म करते हो, तो अगर आप कम रेट पे डिफॉर्म करोगे तो स्ट्रेंथ जो मटेरियल है इट विल बी सॉफ्ट, वो सॉफ्ट बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर आप ज्यादा रेट पे डिफॉर्म करोगे, ज्यादा टेम्परेचर्स पे, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, ठीक, वो थोड़ा हार्ड बिहेव करेगा। ये चीज यहां तक समझ आ रही है। सारी चीजें हम मतलब पहले पढ़ चुके, ध्यान रखिएगा ये नॉर्मल ग्राफ नहीं है, लॉग स्केल पर है, लॉग वो बोला, मतलब यहां पर है 1, ठीक है, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 100, लाइक दैट, ये इस तरह से चल रहा है। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमने बात करी कि रूम टेम्परेचर पे इसका असर नहीं नजर आता, ज्यादा टेम्परेचर पे इसका असर नजर आता है। जैसे जैसे स्ट्रेन रेट बढ़ता है वैसे वैसे मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। दूसरी चीज और कि जब आप मटेरियल को डिफॉर्म करते हो ज्यादा स्ट्रेन रेट पर, तो मटेरियल
का टेम्परेचर बढ़ता है वो गर्म होता है। ये चीज तो मतलब हम बड़े आराम से समझ सकते हैं अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेसेस रियलिस्टिक वे में कैसे किए जा सकते हैं, एकदम से उन्हें परफॉर्म कीजिए। याद है मतलब कार्नोट साइकिल या आइसोथर्मल देन एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में स्लो मूव कर रहा है पिस्टन, एडियाबैटिक में फास्ट कर रहा है। याद है ये सारी चीजें आपको? ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है कि जब स्लो प्रोसेस चल रहा होता है तो हीट इंटरेक्शन के लिए टाइम मिलता है, जब फास्ट होता है तो हीट इंटरेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ड्यू टू एडियाबैटिक हीटिंग कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन हो नहीं रहा क्योंकि उसको होने का टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है। ठीक है ना, तो एज ए रिजल्ट जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब ये है स्ट्रेन रेट का असर। बल्कि एक तरीका भी होता है, अब ज्यादा टेम्परेचर पे हम डिफॉर्म क्यों करना चाहते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे हॉट वर्किंग हम क्यों करते हैं, ताकि जो लोड है, लोड मतलब मशीनरी जो हमें चाहिए वो हमें मतलब कम कैपेसिटी की चल जाए। पर उसमें दिक्कत है कि जो प्रोडक्ट जो निकल के बाहर आएगा इट विल बी सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या रहता है कि आप ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आपको जो मटेरियल चाहिए वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो आप क्या करते हो, आप ज्यादा टेम्परेचर पर बहुत फास्ट डिफॉर्मेशन देते हो। ज्यादा टेम्परेचर पे जब बहुत फास्ट डिफॉर्म करोगे, जब स्ट्रेन रेट की वैल्यू ज्यादा होगी, एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ये चीज, ये भी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ऐसी और भी टेक्निक्स होती है, जैसे फाइन ग्रेन अगर आपको चाहिए हो तो हम मटेरियल को बहुत ज्यादा डिफॉर्म करते हैं, बहुत ज्यादा डिफॉर्म करके आप उसके बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हो, आप उसे डिफॉर्म करते हो और उसके बाद जब आप उसे एनील करते हो, ठीक है, तो आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब जो ग्रेन्स बनते हैं दे आर फाइन इन नेचर, बहुत छोटे तरह के साइज के ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? सो फ्रेंड्स दिस वाज स्ट्रेन, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेन रेट। ठीक है, अगला है हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन का असर तो मतलब हम सभी लोग जानते हैं। फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, जब आप कोल्ड वर्किंग कर रहे हो, जब आप कोल्ड वर्किंग कर रहे हो तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम रहता है, अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1। ठीक है, और जब आप हॉट वर्किंग कर रहे हो, हॉट वर्किंग जब आप कर रहे हो तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स एंड इट इवन मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.6। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्लियरली नजर आ रहा है इससे मेटल फॉर्मिंग पे क्या असर पड़ेगा। जब कोल्ड वर्किंग रूम टेम्परेचर पे डिफॉर्मेशन हो रही, फ्रिक्शन वैल्यू कम रहेगी। ठीक है, स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन वैल्यू कम रहेगी। जब ज्यादा टेम्परेचर पे करोगे तो थोड़ी स्टिकिंग होनी, चिपकना सा शुरू हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें ज्यादा मिलती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.6। इसका असर क्या पड़ेगा, इसके दो असर पड़ते हैं। एक तो वर्क कंज्यूम होगा इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो वर्क कंज्यूम हो रहा है इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, वो तो हो ही रहा है, प्लस रिडंडेंट वर्क, एक नया तरह का वर्क एक क्रिएट हो जाता है, मतलब क्रिएट हो जाता है, मतलब उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, ये क्या फंडा है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली सपोज कीजिए मतलब ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस शेप में। ठीक है, अब मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूं, फोर्जिंग हम कर रहे हैं, मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूं तो उसकी हाइट डिक्रीज कर रही है और जो उसकी विड्थ है, चौड़ाई जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो जब आप इसे कंप्रेस करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, लाइक दैट, ये इस तरह से, लाइक दैट, ये। ठीक है, ये ठीक है, तो ये हम इस तरह की शेप ले लेगा, तो इसकी डायमेंशन चेंज हो गई। अभी ये इस शेप से इस शेप में आने के लिए कुछ वर्क रिक्वायर्ड रहेगा, दैट इज कॉल्ड आइडियल वर्क। उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल वर्क, WI, दैट्स व्हाट वी कॉल आइडियल वर्क। यहां तक समझ आ गए? बेसिकली आप इस चीज को इस चीज में डिफॉर्म कर रहे हो तो कुछ वर्क रिक्वायर्ड रहेगा, दैट्स कॉल्ड आइडियल वर्क। यहां तक समझ आ गए? जो इसके फॉर्मूले होते हैं या फिर हम डिराइव कर लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब क्या चीज है, अगर फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन, तो आप अब जब ये चीज फैलेगी, जब ये चीज फैलेगी, ठीक है, देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड द डाई। ये नीचे एक डाई का सरफेस होगा, ऊपर एक डाई का सरफेस होगा, अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, अब अगर फ्रिक्शन नहीं है, यहां से यहां तक फ्रिक्शन नहीं है, तो सिर्फ आइडियल वर्क रिक्वायर्ड रहेगा। अब अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू ऐड मोर वर्क एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज फ्रिक्शनल वर्क। फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। ठीक है, तो ये भी हर किसी को मालूम है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब एक और चीज निकल के आती है, दैट्स रिडंडेंट वर्क। रिडंडेंट वर्क
ठीक है। अब वो क्या है कि जब फ्रिक्शन होता है ना, जब फ्रिक्शन होता है तो ये इस तरह से इससे इसमें डिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से यहां पर क्रिएट होती है बैरलिंग। क्या वर्ड यूज किया? बैरल, बैरलिंग, ठीक है। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि ये इसकी इस तरह से डिफॉर्म होने की बजाय इस तरह से डिफॉर्म होता है बीच में से, लाइक दैट। ये बैरल की शेप में तैयार हो रहा है, बैरल की शेप में, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। अब उसका रीजन ये है कि अब ऊपर डाई का सरफेस है, वहां पर फ्रिक्शन है, नीचे डाई का सरफेस है, वहां पर फ्रिक्शन है, वो उसकी मूवमेंट को अपोज कर रही है, पर बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, तो आराम से फैल पा रहा है। तो यहां पर ना बैरलिंग क्रिएट हो जाती है। आप कर सकते हो, आप क्ले लेके क्ले का एक सिलेंडर बनाओ, दोनों हाथ के बीच में रख के दबाओ, तो जब दबाओगे, ठीक है, तो अगर दबाओगे तो इस तरह से एक बैरल सा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से, मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेंडर बनाया, सिलेंडर को दबा के सिलेंडर बन गया, नहीं, वो एक बैरल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली, अब ये तो फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड, दैट्स WF। आइडियली जो डिफॉर्म करने के लिए वर्क चाहिए, दैट्स WI, ठीक है। अब बैरलिंग हो रही है, तो अगर आप ये ग्रिड हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो इसकी भी शेप कुछ ऐसे हो जाएगी, लाइक दैट, इस तरह से। ये जो ग्रिड है, ये ग्रिड में डिफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो इस ग्रिड को डिफॉर्म करने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होता है, दैट्स रिडंडेंट वर्क, ठीक है। तो क्या है, इस ग्रिड को प्लस प्लस WR, तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। आइडियल वर्क जो डिफॉर्म करने के लिए वर्क चाहिए, वो तो रिक्वायर्ड है ही है, शेप को चेंज करने के लिए, सो दैट फ्रेंड्स दैट्स आइडियल वर्क, ठीक है। जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए, दैट्स फ्रिक्शनल वर्क। रिडंडेंट वर्क क्या है? रिडंडेंट वर्क क्या है कि ये जो ग्रिड पहले था, ठीक है, मटेरियल का जो अरेंजमेंट था, उसे डिफॉर्म करने के लिए, उस अरेंजमेंट को डिफॉर्म करने के लिए, यहां पे सपोज कीजिए जो एटम यहां पे था वो यहां से यहां पर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। जो ग्रिड की शेप थी पहले वो स्क्वायर थी, ठीक है, अब उससे एक अजीब सी शेप तैयार हो गई, ग्रिड जो है वो डिफॉर्म हो चुका है। तो उस ग्रिड को डिफॉर्म करने के लिए मतलब जो वर्क रिक्वायर्ड रहता है, दैट्स रिडंडेंट वर्क, वो किसी काम का नहीं, वो टोटल वेस्टेज है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन बढ़ती है तो रिडंडेंट ग्रिड भी ज्यादा डिफॉर्म होता है, और एज अ रिजल्ट हमारे मतलब और एनर्जी वेस्ट होती है एक तरह से, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, समझ आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप, मतलब सच्ची बताऊं, मैंने दो टॉपिक आपको पढ़ा के, एक टॉपिक तो ये पढ़ा दिया इफेक्ट ऑफ पैरामीटर्स, दूसरा आपको ये भी पढ़ा दिया टाइप्स ऑफ वर्क जो मेटल फॉर्मिंग से रिलेटेड होते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, दैट्स आइडियल वर्क, वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, प्लस फ्रिक्शनल वर्क अगर फ्रिक्शन है, और अगर फ्रिक्शन है तो रिडंडेंट वर्क भी होगा, ठीक है, सो दैट्स रिडंडेंट वर्क। समझाया फ्रेंड्स? अभी सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, वो सारा हम करेंगे अगले लेक्चर में। फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।